साहित्य, कला और संस्कृति के मंच कलम कथा पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कलम कथा में हमारा प्रयास है आप लोगों के सामने निरंतर कुछ नई कहानियाँ प्रस्तुत करें। कुछ बड़े ख्यात लेखकों की कहानियाँ हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आज चेखव की कहानी पराया दुख आपके सामने प्रस्तुत है। आइए कहानी का आनंद लीजिए। वकालत की नई नई डिग्री हासिल की थी और जवान बीबी ने ज़िंदगी में और 4 चांद लगा दिए थे। उस दिन सुबह के 6 बजे थे जब कवालोव अपनी कमसिन बीबी के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ गांव की सड़क पर चल पड़ा। वह और उसकी बीवी आज तक कभी इतनी जल्दी नहीं उठे थे और आज उन्हें यह गर्मियों की खूबसूरत सुबह बहुत ही सुहानी और मनमोहक लग रही थी। धरती जो हरियाली पहने हुए थी और सब तरफ मोती सी ओस से ढकी थी, उन्हें बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार लगी। सूरज की किरणें पारदर्शी बिंदुओं की तरह जंगल पर फैल रही थीं। पारदर्शी नदी में थिरक रही थीं और हवा में इतनी ताजगी थी मानो सारी प्रकृति अभी नहा चुकी हो और इसी वजह से वह और ज़्यादा जवान और हट्टी कट्टी हो गई थी। कवालों के लिए जैसे कि उन्होंने स्वीकार किया है, यह सुबह उनके हनीमून के महीने की सबसे सुंदर सुबह थी और सच कहा जाए तो उनके जीवन में अब तक इससे सुंदर सुबह नहीं आई थी। वह मुसलसल बोले जा रहे थे, गाए जा रहे थे, बिला वजह हंसे जा रहे थे और इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे थे कि आखिर उन्हें कोचवान से शर्म आने लगी। उनका वर्तमान ही खुशगवार नहीं था बल्कि उनके सामने भी अच्छी किस्मत खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह एक जागीर स्टेट खरीदने जा रहे थे, एक छोटा सा काव्यात्मक अपना कोना घर जिसके बारे में वह शादी के पहले दिन से सपना संजा रहे थे। भविष्य उनको आशावान लग रहा था। वह इस गांव में अपनी नौकरी के सपने देख रहा था। छोटी सी खेती, अपने हाथों की मेहनत और उससे बना ऐश्वर्य वगैरह वगैरह जिसके बारे में उसने बहुत पढ़ा था, सुना था। उसकी बीवी तो सिर्फ इस सब से जुड़े रोमांस से खींची चली जा रही थी। अंधेरी छोटी तंग पगडंडियाँ, मछली पकड़ना और महक भरी रातें और न जाने क्या क्या। हंसी और बातों के बीच उन्हें पता ही नहीं लगा कब वे इतनी दूरी तय कर गए। क्लर्क मिखाइलोव की जागीर जिसे वे देखने और खरीदने जा रहे थे, नदी के चौड़े और ढलान के किनारे पर स्थित थी और बर्च के पेड़ों के पीछे छिपी हुई थी। लाल छत इस घनी हरियाली में मुश्किल से दिख पा रही थी और चिकने किनारे पर नज़र आ रहे थे नए ताजे जवान पेड़। दृश्य तो सुंदर है। घोड़ा गाड़ी जब घाट की दूसरी तरफ पहुंच गई तो कवालोव ने कहा, पहाड़ पर घर है, पहाड़ के गिरी पीठ पर नदी है, कितना खूबसूरत है यह सब। सिर्फ एक बात है विराचका, ये सीढ़ियाँ बेकार हो गई हैं। अगर हम यह जागीर खरीद लेंगे तो फौरन लोहे की सीढ़ियाँ लगवाएंगे। विराचका को भी दृश्य सुहाना और खूबसूरत लगा। जोर से हंसते हुए और सारे शरीर को हिलाते हुए वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। शौहर पीछे पीछे चढ़ रहा था। दोनों अस्त व्यस्त और हाँफते हुए घने पेड़ों के झुरमुट में घुसे। सबसे पहले जो उस जागीर के पास मिला वह एक लंबा चौड़ा अलसाया घने बालों वाला और उदास किसान था। वह घर के पोर्च में बैठा था और किसी बच्चे के
गम बूटों को साफ कर रहा था। मिस्टर मिखाइलोव घर पर हैं? कवालोव ने उसकी तरफ मुखातिब होते हुए पूछा। जाओ और उन्हें खबर करो कि खरीदार जागीर देखने आए हैं। आश्चर्यचकित किसान ने कवालोव को देखा और आहिस्ता से घर की तरफ न जाकर रसोई की तरफ गया, जो घर के बाहर एक कोने में थी। तभी रसोई की खिड़कियों से कुछ आकृतियां झलकी जो खुद ही आश्चर्यचकित थीं। खरीदार आ गए हैं, फुसफुसाहट सुनाई दी। हे भगवान, तेरी इच्छा। मिखाइलोव बेच रहे हैं। देखो तो कोस्तया, कितने जवान हैं खरीदार। कहीं से एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया था। तभी एक विद्वेष भरी चीख सुनाई दी, वैसी ही जैसे बिल्लियां चीखा करती हैं जब उनकी दुम पर किसी के पैर पड़ जाएं। घर के नौकरों की बेचैनी बड़े आराम से पगडंडियों पर घूमती हुई मुर्गियों, बतखों और पिरुओं में भी दिखाई देने लगी। तभी रसोई में से एक दुबला पतला बच्चा बाहर आया। उसने कवालोव की तरफ देखकर आंखें मिचकाईं और चलते चलते कोट पहनते हुए भागकर एक घर में गया। कवालोव को यह सारी बेचैनी बड़ी मजाकिया लग रही थी और वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। कितने अजीब इंसान हैं, कवालोव ने अपनी बीवी से कहा। वे हमें ऐसे देख रहे हैं मानो हम कोई जंगली जानवर हों। आखिरकार घर के अंदर से शेव किए बूढ़े चेहरे और बिखरे बालों वाला एक छोटे कद का आदमी बाहर आया। वह अपने पैरों को फटे हुए जूतों में घसीट रहा था। वह बड़े ही फीके ढंग से मुस्कुराया और उसने अपनी नज़रें बिन बुलाए मेहमानों पर गड़ा दी। मिस्टर मिखाइलोव, कवालोव ने अपना हैट थोड़ा उठाकर कहना शुरू किया, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैंने और मेरी बीवी ने आपकी जागीर की बिक्री के बारे में प्रॉपर्टी बैंक का इश्तिहार पढ़ा, इसीलिए हम उसे देखने आए हैं। हो सकता है हम उसे खरीद लें। मेहरबानी करके हमें अपनी जागीर दिखाएं। मिखाइलोव ने एक बार फिर फीकी मुस्कान बिखेर दी, कुछ संशय में दिखा और अपनी आंखें मिचकाने लगा। इस भ्रम में उसने अपने बाल और भी अस्त व्यस्त कर दिए और उसके शेव किए चेहरे पर अजीब सी शर्म और पागलपन के भाव आ गए। कवालोव दंपत्ति ने एक दूसरे को देखा और अपनी मुस्कान न रोक पाए। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, वह बुदबुदाया। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ सर। क्या आप काफ़ी दूर से आए हैं? कनकोब से आए हैं। वहाँ हम दाचे में रहते हैं। दाचे में? तो यह बात है ताजुब है। माफ़ कीजिए, क्या आप लोग अभी अभी सोकर उठे हैं? आपके चेहरे कुछ अस्त व्यस्त लग रहे हैं। मिखाइलोव मुस्कुराते और हाथों को मलते हुए मेहमानों को घर की दूसरी तरफ ले गया। कवालोव ने चश्मा पहना और एक ऐसे मंजे हुए टूरिस्ट का चेहरा बना लिया जो उस जगह की सारी खासियतों को जानता था। उसने जागीर का मुआयना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक बहुत पुराना बड़ा सा घर देखा जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही पुराना था और जिसकी दीवारों पर हथियार और शेर बने हुए थे और कहीं कहीं दीवारों से प्लास्टर उखड़ गया था। छत की कई बरसों से सफ़ेदी नहीं की गई थी। शीशे इंद्रधनुषी हो गए थे और सीढ़ियों के बीच की दरारों में घास उगाई थी। सभी कुछ जीर्ण शीर्ण हो चुका था और किसी किस्म की कोई देखभाल नहीं की जा रही थी। फिर भी घर पसंद आया। घर किसी बूढ़ी कुंवारी आंटी की तरह बहुत ही काव्यात्मक, प्यारा और हसीन लग रहा था। मेन पोर्च के सामने कुछ ही कदमों पर एक तालाब चमक रहा था
जिसमें 2 बतखें तैर रही थीं और तैर रही थी एक खिलौना नाव। तालाब के चारों तरफ एक ही उम्र के, एक ही मोटाई के बुर्ज के पेड़ थे। क्या बात है, तालाब भी है। कवालोव ने सूरज की किरणों की वजह से आंखें मिचमिचाते हुए कहा, यह बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर कार्प्स हैं। यूं ही बेकार में, कवालोव ने उदास लहजे में कहा, तालाब को जितनी बार हो सके साफ करना चाहिए, और यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गाद और वाटर प्लांट्स खेती के लिए अच्छी खाद का काम करते हैं। जानती हो वेरा, जब हम इस जागीर को खरीद लेंगे तो तालाब के किनारे उन बल्लियों पर एक समर हाउस बनाएंगे और उसके साथ ही एक छोटा सा पुल बनाएंगे। ऐसा समर हाउस मैंने प्रिंस अफरांतो के यहाँ देखा था। समर हाउस में बैठकर चाय आदि हम पिया करेंगे। वेराचका ने लंबी सांस ली। हाँ, वह वहाँ घर के साथ मीनार कैसी है? यह मेहमानों के लिए आउट हाउस है, मिखाइलोव ने जवाब दिया। वह काफ़ी हिल रही है, हम उसे तोड़ देंगे। सच कहें तो काफ़ी कुछ तोड़ना पड़ेगा। हाँ, काफ़ी कुछ। तभी अचानक किसी औरत के रोने की आवाज़ बहुत साफ साफ सुनाई पड़ी। कवालोव ने घर के अंदर झांक कर देखा। तभी एक खिड़की बंद होने की आवाज़ आई और इंद्रधनुषी पुराने शीशे में एक पल के लिए 2 रोई हुई आंखें चमक गईं। रोने वाला जाहिर है अपने रोने से शर्मिंदा था और खिड़की बंद करके अपने आप पर्दे के पीछे छिप गया था। क्या आप बगीचा और बगीचे में घर को देखना पसंद करेंगे? मिखाइलोव ने अपने चेहरे को सिकोड़ते और फीका सा मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी कहा, चलिए सर, सबसे अहम घर नहीं, घर के साथ जो कुछ है वह ज़्यादा अहम है। कवालोव मवेशी घर और सराय देखने चल पड़े। वकील ने हर सराय का घूमकर मुआयना किया, गौर से देखा, अच्छी तरह से सूंघा और अपने ज्ञान द्वारा उनको दोबारा से बनाया। उसने पूछा कि जागीर में कितने एकड़ हैं, घर में कितने मवेशी हैं। फिर सारे रूस को गाली दी कि बेवजह जंगल काटते रहते हैं और मिखाइलोव को कोसा कि वह यूं ही इतनी खाद बर्बाद कर रहा है, वगैरह वगैरह। वह यह सब कह रहा था और साथ साथ अपनी वेरचका को भी देख रहा था और वह भी सारे समय उसे ही देख रही थी। अपनी आंखें उस पर से हटाती ही नहीं थी और सोच रही थी, तुम कितने समझदार हो। मवेशी घर देखते वक्त एक बार फिर रोने की आवाज़ सुनाई दी। सुनिए, यह कौन रो रहा है? वेराचका ने पूछा। मिखाइलोव ने ऐसे ही हवा में हाथ फेंके और मुड़ गया। अजीब बात है, वेराचका बुदबुदाई। जब हिचकियां न खत्म होने वाले हिस्टीरिया रोने में बदल गई। मुझे यकीन है या तो किसी की पिटाई की जा रही है या किसी को मारा जा रहा है। मेरी बीवी भगवान उसे ठीक रखे, मिखाइलोव ने बताया। वह रो क्यों रही है? कमज़ोर इंसान है, औरत है सर। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि हम अपनी यह जागीर बेच रहे हैं। फिर आप क्यों बेच रहे हैं? वेराचका ने पूछा। मेम साहब, हम नहीं बेच रहे हैं, बैंक वाले। अजीब बात है, आप इसकी इजाज़त कैसे दे रहे हैं? मिखाइलोव ने आश्चर्य से वेराचका के गुलाबी चेहरे को देखा और फिर अपने कंधे उचका दिए। सूद तो देना पड़ता है, उसने कहा। हर साल 2100 रूबल। कहाँ से लाऊं इतने रूबल? चाहो न चाहो कुछ तो करना ही पड़ता है। औरतें तो सबको मालूम है कमज़ोर होती हैं, इसीलिए उसे इस जागीर के बिकने का अफसोस है। अफसोस तो मुझे और मेरे बच्चों को भी है। नौकरों के सामने शर्म आती है। आपने अभी अभी तालाब के पास कहा था ना कि कुछ तो तोड़ना पड़ेगा और कुछ
नया बनाना पड़ेगा। उसके लिए तो यह सीने में छुरी घोंपने के समान है। घर के करीब वापस आते हुए कवालोव ने देखा एक कटे हुए बाल वाला स्कूली लड़का और दो लड़कियां, मतलब मिखाइलोव के बच्चे। खरीदारों की तरफ देखते हुए ये बच्चे क्या सोच रहे होंगे। बेराचका शायद उनके ख्यालों को समझ गई थी। जब वह घोड़ा गाड़ी में अपने घर वापस जाने के लिए बैठी, उसके लिए तब तक सारी खूबसूरती खो चुकी थी। वह ताज़ी हवा और उस काव्यात्मक घर के सपने सब उसके लिए बेमानी और निरर्थक हो चुके थे। यह सब कितना खराब और बेमजा है, उसने अपने शौहर से कहा। सच, उन्हें 2100 रूबल दे देने चाहिए, वे अपनी जागीर में ही रहें। तुम कितनी समझदार हो। कवालोव हंस पड़ा। सच, इन पर तरस आता है, पर ये खुद ही कसूरवार हैं। उन्हें किसने कहा था जागीर खड़ी करने को? क्यों उन्होंने जागीर की देखभाल नहीं की? सच में तो उन पर तरस भी नहीं खाना चाहिए। अगर समझदारी से इस जागीर का इस्तेमाल करें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, पशुपालन को बढ़ाएं, तो यहाँ बड़े आराम से रहा जा सकता है। पर उन सुअरों ने कुछ नहीं किया। वह शायद शराबी और जुआरी है। तुमने उसकी शक्ल देखी थी और बीवी फैशनेबल और खर्चीली थी। मैं ऐसे इंसानों को अच्छी तरह जानता हूँ। स्तेपा, तुम इन्हें कैसे जानते हो? जानता हूँ। शिकायत है कि सूद नहीं दे सकते। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या 2100 रूबल निकालने इतने मुश्किल हैं? अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, ज़मीन में खाद डालें और पशुपालन को बढ़ाएं, अगर यहाँ के मौसम और इनकी माली हालत को ध्यान में रखें, तो 1 एकड़ में ज़िंदगी बसर हो सकती है। स्तेपा घर पहुँचने तक यही सब कहता रहा और बीवी ध्यान से सुनती रही, उसके हर शब्द पर विश्वास करती रही। फिर भी पहले जैसा मूड वापस नहीं आया। मिखाइलोव की फीकी मुस्कान और रोती हुई आंखें उसके दिमाग से बाहर नहीं जा रही थीं। जब 2 बार स्तेपा भाव ताव करने के लिए गया था और जब उसने यह जागीर उसको गिफ्ट की, तो यह सब उसे बहुत ही नीरस और उबाऊ सा लगा। उसके मन में एक ही तस्वीर बार बार उभरती, कैसे मिखाइलोव सपरिवार घोड़ा गाड़ी में बैठ रहा था और रोते रोते बरसों तक रह चुके अपने घर से निकल रहा है। जितना भी मन ज़्यादा उदास और भावुक होता है, उतना ही ज़्यादा स्तेपा इठलाता हुआ दिखाई देता है। वह और भी ज़्यादा कटुता के साथ वैज्ञानिक रीति से खेती की बात करता, खोई हुई किताबों और पत्रिकाओं के नाम लिस्ट में से काटता, मिखाइलोव पर हंसता और आखिर में उसके वैज्ञानिक रीति से खेती करने के सपने निहायत ही बेहया शेखी बघारने की बात में तब्दील हो जाते। तुम देखना, उसने कहा, मैं मिखाइलोव नहीं हूँ। मैं दिखा दूंगा काम कैसे किया जाता है। हाँ, दिखा दूंगा। खाली पड़े मिखाइलोव के परिसर में एक कवालोव आए तो विराचका की दृष्टि सबसे पहले रहने वालों द्वारा छोड़े गए अवशेषों पर पड़ी। छोटे बच्चों के हाथों द्वारा लिखा उनकी स्टडी का टाइम टेबल, बिना सिर की एक गुड़िया, भीगे हुए निवाले के पीछे उड़ता हुआ एक नीला घाघरा और दीवार पर लिखे ये शब्द, नताशा पागल है। इसी प्रकार की बहुत सी चीज़ें, इसी तरह के बहुत सारे अवशेष जो रहने वालों की याद दिला रहे थे। मुख्तसर में पराए दुख को भुलाने के लिए बहुत सा ऐसा था जिसे पेंट करना था, साफ करना था, फिर से जोड़ना
या तोड़ना था। तो साथियों, ये थी कहानी पराया दुख। आशा करता हूँ आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद।